हेलो स्टूडेंट्स। आज हम केमिकल बॉन्डिंग के एक छोटे से टॉपिक बॉन्ड एंगल और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो परीक्षाओं में पूछे जाने वाला बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं उस पर बात करेंगे। उस पर बच्चे गलतियां कैसे करते हैं और उन गलतियों को कैसे रिड्यूस करें उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें बॉन्ड एंगल निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ कि बॉन्ड एंगल निकालते कैसे हैं। तो बॉन्ड एंगल निकालने के लिए हमें सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखना होता है। क्या देखना होता है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल sp हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल का होता है, उससे कम बॉन्ड एंगल sp2 वालों का, उससे कम बॉन्ड एंगल sp3 वालों का, और सबसे कम बॉन्ड एंगल नो हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल का होता है। सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका होता है? नो हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल का। ये हमने पढ़ रखा है, बहुत पहले से पढ़ा है। फिर अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए, अगर ये हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए, ये लो इसको सेम कर दिया, फिर हम क्या देखते हैं? तो फिर हम देखते हैं वेस्पर के 3 रूल, 3 रूल्स ऑफ वेस्पर। वेस्पर थ्योरी के 3 रूल को हम चेक करते हैं। और ये 3 रूल क्या हैं वेस्पर थ्योरी के? तो वेस्पर थ्योरी के 3 रूल हैं। पहला रूल है कि बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। फिर अगर लोन पेयर सेम हो जाए सेंट्रल एटम के ऊपर, क्या बताया मैंने? पहला रूल मैंने बताया है कि बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। फिर मैं बोल रहा हूँ अगर लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम सेम हो जाए तो हम दूसरे रूल पे जाते हैं। ये दूसरा रूल क्या है कि बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। लेकिन दूसरा रूल कब लगाना है? जब पहला रूल सेम हो जाए, मतलब लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम सेम हो जाए। ये जो पहला रूल है ये वाला, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम सेम हो जाए, तब हमें दूसरे रूल पे जाना है। और अगर ये दूसरा रूल भी सेम हो जाए, मतलब ये पहला रूल सेम, फिर ये दूसरा रूल सेम, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम सेम हो जाए, तो फिर हमें तीसरा रूल पे जाते हैं। तीसरा रूल है बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तीसरा रूल क्या कहता है कि अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर सेम हो जाए, साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाए, तो हमें सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है। जितना ज़्यादा सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल होता है। ये एक छोटा सा रूल है, ठीक है। मैं इस रूल को दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। बॉन्ड एंगल देखने के लिए सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम हो तो वेस्पर के 3 रूल, एक के बाद एक रूल लगाना है। पहले हमें फर्स्ट रूल लगाना है, अगर वो सेम हो जाए तो सेकंड लगाना है, और वो भी सेम हो जाए तो थर्ड रूल पे जाते हैं, ठीक है। अब ज़रा एक क्वेश्चन के थ्रू जाते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। सपोज हमने बनाया CH4 का मॉलिक्यूल, हमने बनाया NH3 का मॉलिक्यूल, हमने बनाया H2O का मॉलिक्यूल, एक बनाया OF2 का मॉलिक्यूल, OF2। अब अगर मैं इसका बॉन्ड एंगल θ1, θ2, θ3, θ4 ऐसे लिख दूं और मैं तुमसे पूछूं कि बॉन्ड एंगल में कंपैरिजन करो, तो तुम सभी इसका बॉन्ड एंगल लगा लोगे। कैसे लगा लोगे? सबसे पहले तो तुम इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखोगे। बताओ CH4 मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, तो तुम गिन लोगे बॉन्ड पेयर 1 2 3 4, 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर गिन लोगे। SN तुम्हारा 4 आ जाएगा, SN4 का मतलब sp3 लिख दोगे, ठीक है।
फिर तुम दूसरे वाले मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, 1 2 3 4, इसका भी SN4 आएगा, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना, ठीक है बेटा जी। लोन पेयर 1 और सिग्मा बॉन्ड 3, इसका कितना आया sp3। ऐसे चौथे वाले का भी sp3, पांचवें वाले का भी, सॉरी तीसरे वाले का भी sp3, चौथे वाले का भी sp3। तो यहाँ पे सभी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कितना है sp3। यानी कि हम एक बात बोल सकते हैं कि इन सभी मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन सेम है। क्या है? हाइब्रिडाइजेशन सेम है। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो हम वेस्पर के 3 रूल पे जाते हैं। वेस्पर के 3 रूल क्या हैं कि सबसे पहले हमें लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम चेक करना है। लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर कितना है, सबसे पहले वो चेक करेंगे। तो देखो अब CH4 में 0 लोन पेयर, NH3 में 1 लोन पेयर, H2O में 2 लोन पेयर, OF2 में 2 लोन पेयर। अब मैंने बोला है कि लोन पेयर जितना कम उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल, ठीक है, लोन पेयर जितना कम उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल। देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट, लोन पेयर जितना कम उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल। तो सबसे कम लोन पेयर किसके ऊपर है? CH4 पे। इसका मतलब CH4 का एंगल सबसे ज़्यादा होने वाला है, CH4 का एंगल सबसे ज़्यादा होने वाला है। लेकिन सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका होगा? जिनके पास 2 लोन पेयर है, जिनके पास 2 लोन पेयर है। इनसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? जिसके पास 1 लोन पेयर है। तो मतलब फिर हम θ2 लगा देंगे, ठीक है। अब इन दोनों में लोन पेयर सेम हो गया। देखो इन दोनों में लोन पेयर सेम, इसमें भी 2 लोन पेयर, इसमें भी 2 लोन पेयर। तो फिर इनमें कैसे चेक करेंगे? सेकंड रूल ऑफ वेस्पर। सेकंड रूल क्या कहता है कि बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। ये है हमारा सेकंड रूल। ये क्या कह रहा है कि बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। अब बताओ फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तुम सभी को पता है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई नहीं है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। बोलो बेटा जी, हो जाएगा ना। तो सेम वे में हम बोल सकते हैं कि H2O का बॉन्ड एंगल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू OF2। तो ये हमारा करेक्ट बॉन्ड एंगल आ गया। तो बेटा जी ऐसे हम बॉन्ड एंगल लगा लेते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि गलतियां कैसे होती हैं। तो गलतियां होती हैं ऐसे। सपोज फिर से मैं इसी क्वेश्चन को लिखता हूँ, इस क्वेश्चन को लिख दिया CH4 NH3 OH2 OF2, एक और ले लिया यहाँ पे OCl2। क्या ले लिया? एक और कंपाउंड लिया हमने OCl2। अब फिर से हम इसके बॉन्ड एंगल लिख देते हैं। एक का बॉन्ड एंगल θ1, एक का θ2, θ3, θ4, θ5। और मैं तुमसे पूछूं कि अब इसका बॉन्ड एंगल लगा के दिखाओ, तो बच्चे फिर से वही काम करेंगे। सबसे पहले उनका हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3, इसका sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3। तो सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या आया बेटा जी? sp3 आया। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? तो अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी तो फिर हम कौन से रूल पे आएंगे बताओ? हाइब्रिडाइजेशन सेम तो हम वेस्पर के 3 रूल पे आ जाएंगे फिर से। ये रहा देखो 3 रूल्स ऑफ वेस्पर। क्या कहता है 3 रूल्स ऑफ वेस्पर? ये कहता है कि बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल लोन पेयर, जितना ज़्यादा लोन पेयर उतना कम बॉन्ड एंगल। तो लोन पेयर सबसे ज़्यादा किन पे है? इन तीनों पे, जो लास्ट वाले 3 हैं। लास्ट वाले तीनों पे 2 लोन पेयर हैं और पहले पे 0 लोन पेयर, दूसरे में 1 लोन पेयर। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका होना चाहिए? तो बच्चों का जवाब आता है सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल θ1 होना चाहिए, उसके बाद θ2 होना चाहिए। अब बात आती है इनमें,
तो इनमें वो देखते हैं कि भाई लोन पेयर तो सेम है, लोन पेयर तो सेम है, तो फिर दूसरे रूल पे आ जाते हैं वो। अगर लोन पेयर सेम तो दूसरा रूल क्या कहता है कि बॉन्ड एंगल इनवर्सली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ये दूसरा रूल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। बोलो बेटा जी, ये वाला दूसरा रूल। अब वो देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल की बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल कम होगा, ये वो बोलेंगे। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन की, उससे कम क्लोरीन की और सबसे कम हाइड्रोजन की। बोलो बेटा जी, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है यहाँ पे? हाइड्रोजन की। अब वो सीधे सीधे लगा देंगे कि देखो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा H2O का हो जाएगा, यानी कि θ3। उसके बाद θ5 आ जाएगा, उसके बाद θ4 आ जाएगा। तो सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका होगा? F वाले का, OF2 वाले का। लेकिन ये बॉन्ड एंगल बिल्कुल गलत है, उन्होंने बिल्कुल गलत लगा दिया इसको। अब मैं तुम्हें इसका राइट बॉन्ड एंगल लिखता हूँ। व्हाट इज़ द राइट बॉन्ड एंगल इन दीज कंपाउंड? तो राइट बॉन्ड एंगल है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल θ5 का है, उससे कम θ1, उससे कम θ2, उससे कम θ3 और सबसे कम θ4 हैं। ये क्या हुआ भाई? OCl2 का बॉन्ड एंगल जिसके पास दो दो लोन पेयर है उसका बॉन्ड एंगल CH4 से भी ज़्यादा कैसे हो गया? ये कुछ बात जची नहीं हमें। बच्चों ने वैस पर पढ़ी होती है, वो कहते हैं सर जी लोन पेयर ज़्यादा रिपल्सन करते हैं बॉन्ड पेयर के ऊपर, तो इसका बॉन्ड एंगल सपोज θ5 है, ये θ1 है, तो θ5 तो कम होना चाहिए था। तो मेरे भाई यहाँ पे एक अलग रूल चलता है, उस रूल का नाम है नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। OCl2 के अंदर एक इफेक्ट लग रहा है, उस इफेक्ट का नाम है नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। अब ये नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन क्या है? यह है कि जब साइड एटम लोन पेयर से ज़्यादा रिपल्सन करे, यानी कि लोन पेयर का रिपल्सन कम हो और ये जो साइड एटम है क्लोरीन, इनका रिपल्सन ज़्यादा हो जाए। इसको हम कहते हैं नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। मतलब जब साइड एटम ज़्यादा रिपल्सन करने लग जाएं एज कंपेयर टू सेंट्रल एटम के पास जो लोन पेयर है, तो ऐसे केस में इनका बॉन्ड एंगल CH4 से ज़्यादा हो जाएगा। इनका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? ये जो CH4 मॉलिक्यूल है इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो जिस मॉलिक्यूल के भी अंदर NBPR लगेगा उनका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से ज़्यादा होगा। मैंने क्या बोला? जिनके अंदर भी नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन होता है, यानी कि साइड एटम ज़्यादा रिपल्सन करते हैं एज़ कंपेयर टू सेंट्रल एटम के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे केस में इनका बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाता है, किससे? CH4 से, 109 डिग्री 28 मिनट से। समझे? अब आओ ज़रा इस NBPR को कैसे लगाते हैं, कैसे हम NBPR देखें। तो NBPR देखने के कुछ रूल मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है बेटा जी। तो हम यहाँ लिखते हैं, टॉपिक का नाम है NBPR। कैसे देखें NBPR? NBEPR इसका नाम है, जैसे वेस्पर होता है ऐसे ही NBPR भी है, नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी ये कैसे काम करती है? नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी देखने के लिए हमें दो चीज़ों को देखना है। सबसे पहले हमें सेंट्रल एटम को देखना है। किसको देखना है? सेंट्रल एटम को। उसके बाद हमें साइड एटम को देखना है। किसको देखना है? साइड एटम को। सेंट्रल एटम में क्या देखना है? सेंट्रल एटम सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज। दूसरी बात, ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करना चाहिए। सेकंड पीरियड से बिलोंग करना चाहिए। ये थर्ड पीरियड
फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड का नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या बताया? मैंने बताया सेंट्रल एटम देखेंगे सबसे पहले। सेंट्रल एटम में sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, सेकंड पीरियड से बिलोंग करना चाहिए, और वो थर्ड पीरियड ऑनवर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब साइड एटम में क्या देखते हैं? तो मेरे भाई साइड एटम स्टेरिकली एक्टिव होना चाहिए। स्टेरिकली एक्टिव मतलब वो रिपल्सन करना चाहिए। दो साइड एटम आपस में रिपल्सन करने चाहिए। क्या करने चाहिए? रिपल्सन। ठीक है, अब यहाँ पे साइड एटम दो तरह के होते हैं। ये जो स्टेरिकली एक्टिव साइड एटम है ये दो तरह के हैं। एक इनऑर्गेनिक साइड एटम है, इनऑर्गेनिक साइड एटम। एक ऑर्गेनिक साइड एटम होते हैं, ऑर्गेनिक साइड एटम। इनऑर्गेनिक साइड एटम कौन से होते हैं? तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाले। कहीं तुम्हें ये वाले दिखे, ठीक है, तो समझो कि वो स्टेरिकली एक्टिव साइड एटम है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों ही स्टेरिकली एक्टिव साइड एटम होते हैं। ठीक है, और इसमें भी रिपल्सन सबसे ज़्यादा किसका है? आयोडीन का। उससे कम रिपल्सन ब्रोमीन का, और सबसे कम रिपल्सन क्लोरीन का। ठीक है, फिर हमें देखने हैं ऑर्गेनिक साइड एटम। या तो इनऑर्गेनिक साइड एटम होंगे या तो ऑर्गेनिक साइड एटम होंगे, कोई एक साइड एटम होता है इसके अंदर। ठीक है, अब ऑर्गेनिक साइड एटम में क्या होता है? हमें आर ग्रुप देखना है। कोई भी आर ग्रुप लगा हो तो वो ऑर्गेनिक साइड एटम होता है। आर ग्रुप तुम्हें पता ही है, आर ग्रुप का मतलब CH3 हो सकता है, वो CH2 CH3 हो सकता है कि कोई वो फिनाइल रिंग हो, PH C6H5 बोलते हैं हम उसको, PH को। कोई फिनाइल रिंग भी हो सकती है वो, या फिर वो टर्शरी कार्बन हो सकता है, या फिर वो सेकेंडरी कार्बन हो सकता है। तो कुछ भी ऐसा आर ग्रुप हो सकता है। ठीक है, सिंगल कार्बन भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? समझ में आ रही है बात? तो NBPR देखने के लिए मैंने क्या बताया तुम्हें? सेंट्रल एटम देखना है सबसे पहले, उसके बाद साइड एटम देखना है। साइड एटम हिस्टोरिकली एक्टिव होना चाहिए, और दो तरह के होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में कोई आर ग्रुप दिखे तो समझ लेना है कि हाँ लगेगा वहाँ पे NBPR, और अगर इनऑर्गेनिक में CLBRI में से कोई दिखे तो मान लेना कि वहाँ पे NBPR लगेगा। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखो। कोई पूछे क्या CH2Cl2 के अंदर, CH2Cl2 के अंदर NBPR है? तो सबसे पहले हम कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। तो हमने देखा कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है? sp3। और फिर देखेंगे सेकंड पीरियड से भी है क्या? हाँ, सेकंड पीरियड से भी है। फिर देखेंगे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी साइड एटम देखेंगे। तो साइड एटम में क्लोरीन है क्या? हाँ है। तो मतलब सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज सेकंड पीरियड से, और साइड एटम क्लोरीन ब्रोमीन से है। हाँ बिल्कुल है, तो मतलब इसके अंदर NBPR लगेगा। इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट से ज़्यादा होगा, 109 डिग्री 28 मिनट से ज़्यादा होगा। ठीक है, ऐसे ही अब हम क्वेश्चन लिखते हैं, और तुम बताओ कि किस में NBPR लगेगा, किस में नहीं लगेगा। जैसे क्लोरोफॉर्म CHCl3, मैं स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूँ तुम्हें ताकि पहचानने में आसानी हो तुम्हें। CCl4, CCl4, COCl2, OR2, OF2, OCl2, OCl2, NH3, NF3, NCl3, PCl3, PCl5, Xenon F6, Xenon F4, SF6, etc। तो ये कुछ क्वेश्चन है बेटा जी, इन क्वेश्चन को बताओ किस में NBPR है, किस में नहीं है।
देखो हम चेक करते हैं क्या CH-Cl3 में NBPR है। तो सबसे पहले कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन देखो, sp3 है, कार्बन सेकंड पीरियड से है, सही बात है, पहला रूल सही हो गया। क्या साइड एटम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से है, बिल्कुल है, तो मतलब इसमें NBPR लग गया। दूसरे वाला क्वेश्चन, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, क्लोरीन ClBr में से है, कार्बन सेकंड पीरियड का है, तो तीनों रूल लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे NBPR नहीं है, क्यों नहीं है? अब कोई पूछे CCl4 में तो सर जी सारे रूल लग रहे हैं और फिर भी NBPR नहीं लग रहा है। उसका रीज़न है CCl4 के अंदर सारे क्लोरीन एक जैसे हैं, और अगर सारे क्लोरीन एक जैसे हैं तो सब क्लोरीन का आपस में रिपल्सन बैलेंस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? सभी क्लोरीन आपस में बैलेंस हो जाएंगे, सभी क्लोरीन का रिपल्सन सेम होगा और वो आपस में बैलेंस हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? यानी कि CCl4 का जो बॉन्ड एंगल होगा वो बिल्कुल CH4 के इक्विवेलेंट होगा। CH4 का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, तो इसका भी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा। बात समझ में आ रही है? तो CCl4 में मतलब तुम्हें ये भी चेक करना है कि अगर सारे ही ग्रुप एक जैसे हो गए तो वहाँ पे NBPR नहीं लगता। बात समझ में आ रही है? NBPR लगता है डिफरेंट ग्रुप में, जैसे CH-Cl3 के अंदर 3 Cl 1 हाइड्रोजन, ठीक है, तो इसमें NBPR लगा। क्यों लगा? क्योंकि 3 क्लोरीन सेम एंड 1 हाइड्रोजन डिफरेंट। सही है, ओके। अब हम चेक करते हैं COCl2 को, क्या इसमें NBPR है? तो सबसे पहले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ कितनी है, sp2, कितनी हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 लिखते ही काट दो, NBPR नहीं है। OR2 बताओ, OR2 हाइब्रिडाइजेशन sp3, R ग्रुप है तो क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, वेरी गुड, लग जाएगा NBPR। ठीक है, क्यों लगेगा? क्योंकि ऑक्सीजन sp3 है, सेकंड पीरियड से है और R ग्रुप दिख रहा है हमें साइड में, है ना, तो NBPR लग जाएगा। OF2 में बताओ क्या NBPR है? भाई ऑक्सीजन sp3 है, सेकंड पीरियड से है, लेकिन फ्लोरीन वाला ग्रुप है, NBPR नहीं लगेगा। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से साइड एटम नहीं है, इसलिए NBPR नहीं लगेगा। OCl2 वेरी गुड, देख लिया हमने पहले ही, इसमें लगता है क्योंकि ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है, sp3 हाइब्रिडाइज है और क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में से साइड एटम है। ठीक है, NH3 के अंदर बताओ, NH3 के अंदर है? नहीं है, क्यों नहीं है? sp3 है, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड से भी है, लेकिन हाइड्रोजन ClBr में से नहीं है। NF3 में नहीं है, NCl3 में लग जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज है, सेकंड पीरियड का है और क्लोरीन कैसा है, थर्ड पीरियड से है। ठीक है, यानी कि ClBr में से है। बात समझ में आ रही है ना? तो लग गया इसके अंदर। PCl3 में लगेगा? बताओ, क्या PCl3 में लगेगा? नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा बताओ? NBPR क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि फॉस्फोरस सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड से है, और अगर सेंट्रल एटम ही थर्ड पीरियड से हो गया तो उसमें NBPR नहीं लगता। ऐसे ही PCl5 नहीं लगेगा, ऐसे ही जिनोन तो और भी ज़्यादा पीरियड से है, इसमें तो वैसे नहीं लगना। ठीक है, जिनोन तो फिफ्थ पीरियड से है, तो फिफ्थ पीरियड वालों में तो बिल्कुल नहीं लगेगा, इधर भी नहीं लगेगा। सल्फर थर्ड पीरियड से है, नहीं लगेगा। क्या आप समझ गए हैं कि NBPR हम कैसे चेक करते हैं? बताओ दोस्तों। तो फिर अब इस रूल को मॉडिफाई करते हैं ज़रा। ये जो हमने बॉन्ड एंगल का जो रूल लिखा था इसको ज़रा मॉडिफाई करते हैं। तो मॉडिफाई रूल आता है भैया जी, बॉन्ड एंगल देखने के लिए, बॉन्ड एंगल अगर तुम्हें देखना है तो सबसे पहले हमें चेक करना है हाइब्रिडाइजेशन। क्या चेक करना है? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में sp हाइब्रिडाइज का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा, उससे कम sp2 वालों का, उससे कम sp3 वालों का, और सबसे कम नो हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल। ठीक है, नो हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं? जैसे PH3, ASH3, SBH3 और BIH3, चार मॉलिक्यूल तो नाइट्रोजन फैमिली से होते हैं, और H2S, H2SC, H2TE, 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन फैमिली से होते हैं। तो टोटल 7 मॉलिक्यूल होते हैं जिनके अंदर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता,
जिनको हम ड्रैगो मॉलिक्यूल बोलते हैं। कौन से मॉलिक्यूल बोलते हैं? ड्रैगोज मॉलिक्यूल। तो ड्रैगोज मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, इनका बॉन्ड एंगल सबसे कम मिलेगा। ठीक है। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए तो फिर हमें क्या चेक करना है? तो फिर हमें NBEPR थ्योरी, नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन चेक करना है। अगर नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर लगेगा तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। अगर NBPR नहीं है तो 3 रूल्स ऑफ वेस्पर लगाएंगे। 3 रूल्स ऑफ VSEPR, वेस्पर थ्योरी के 3 रूल लगाने हैं। और 3 रूल क्या है वेस्पर थ्योरी के? तो पहला रूल तुमने पढ़ा कि भाई बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल लॉन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे लॉन पेयर जितने ज़्यादा उतना बॉन्ड एंगल कम, जितने ज़्यादा उतना बॉन्ड एंगल कम। और अगर पहला रूल सेम हो जाए, ये रूल हो जाए सेम, तो फिर हम दूसरे रूल पे जाते हैं। दूसरा रूल मैंने क्या बताया था? बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। साइड एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। फिर अगर ये दूसरा रूल भी सेम हो जाए तो फिर हम चेक करते हैं तीसरा रूल। तीसरा रूल क्या है बताओ? बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम, CA मतलब सेंट्रल एटम। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल। अब ज़रा इस चार्ट को, ये जो मैंने चार्ट लिखा है, इस चार्ट के ऊपर एक सवाल करते हैं। एक क्या, बहुत सारे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, CO2, BF3, SnCl2, CH4, NH3, H2O, OR2, OF2, PS3। जरा इन मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल का ऑर्डर लगाना है। ये जो मैंने सवाल लिखा है इसमें हमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर लगाना है। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर लगाने के लिए सबसे पहले हम इनकी हाइब्रिडाइजेशन लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा? ठीक है। तो बताओ CO2 की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? SP। ठीक है। BF3 की कौन सी होती है? SP2 प्लस 0 लोन पेयर, ठीक है। SnCl2 की कौन सी होती है? SnCl2 की SP2 प्लस 1 लोन पेयर के साथ। बस मैं 1 लिख दूंगा, तुम समझ जाना कि ये मैंने लोन पेयर लिखा है। CH4 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? SP3 0 लोन पेयर के साथ। NH3 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? SP3 1 लोन पेयर के साथ। H2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? SP3 2 लोन पेयर के साथ। OR2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? SP3 2 लोन पेयर के साथ। OF2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? SP3 2 लोन पेयर के साथ। PS3 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? नो हाइब्रिडाइजेशन, ड्रैगो कंपाउंड। PS3 इज ए ड्रैगो कंपाउंड, नो हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल। ठीक है, लिख लिया। अब जरा लगाओ, बताओ सबसे पहले इन मॉलिक्यूल में क्या चेक करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन सबसे ज़्यादा किसकी है? बताओ। हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले क्या चेक करेंगे? SP हाइब्रिडाइज। बताओ सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका होता है? SP हाइब्रिडाइज वालों का होता है। तो मेरे को बताओ SP हाइब्रिडाइज वाला कौन है इसमें? CO2। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल CO2 का। ठीक है। उसके बाद SP2 हाइब्रिडाइज वालों को देखेंगे। देखो ना इधर ऊपर, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल SP वाले का, उससे कम SP2 वाले का, उससे कम SP3 और सबसे कम नो हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? CO2 का, क्योंकि उसका SP हाइब्रिडाइजेशन है। उससे कम BF3 का या SnCl2 का। तो चेक करते हैं इनकी ज्योमेट्री से। तो देखो BF3 ऐसा होता है 9 लोन पेयर के साथ। SnCl2 SN कार्बन फैमिली से है, ये बन गया SnCl2। तो
तो एसएन के पास एक लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका, sp2 + 1 लोन पेयर। तो बताओ अगर दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम तो फिर क्या चेक करते हैं, इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम तो क्या चेक करते हैं, वेस्पर के 3 रूल। ठीक है, पहले तो NBPR चेक करते हैं। तो पहले तो बताओ क्या इसमें NBPR लगेगा, बताओ। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम, देखो मैंने क्या बोला है, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम तो फिर क्या चेक करते हैं, NBPR। तो बताओ क्या BF3 और SnCl2 में NBPR लगेगा, आंसर है नो। क्यों, क्योंकि इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। NBPR केवल किस में लगता है, NBPR केवल किस में लगता है, sp3 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल में लगता है। तो NBPR तो नहीं है, तो वेस्पर के 3 रूल देख लो। तो वेस्पर से आंसर देंगे इसका, बताओ वेस्पर के अकॉर्डिंग जिस पे लोन पेयर ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम। तो लोन पेयर किस पे ज़्यादा है, SnCl2 पे, तो बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा, BF3 का। तो BF3 का बॉन्ड एंगल हो गया ज़्यादा। आई थिंक तुम समझ गए होंगे। ठीक है, उससे कम बॉन्ड एंगल बताओ SnCl2 का। अब बताओ CH4 NH3 H2O OR2 OF2 इन सब का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो आंसर है हाइब्रिडाइजेशन सबका सेम है। तो हाइब्रिडाइजेशन सेम तो फिर से वही रूल, NBPR देखो, हाँ जी NBPR है, किस में है, तो NBPR है OR2 में। तो और अगर NBPR है तो बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा, देखो यहाँ पे अगर NBPR हो गया मॉलिक्यूल में तो उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा हो जाता है। सबसे ज़्यादा मतलब sp3 वालों में सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मतलब क्या है, sp3 वालों में सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा sp3 वालों में हाइब्रिडाइजेशन किसका है, OR2 का, CH4 से भी ज़्यादा। अब बताओ अगर NBPR वाला ख़त्म कर दिया हमने केस, अब हमारे पास sp3 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 4 केस बचे हैं sp3 वालों के। तो अब चारों में बताओ सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका है। अब इन चारों की हाइब्रिडाइजेशन सेम, तो फिर हमें क्या चेक करना है, NBPR तो नहीं है, तो वेस्पर के 3 रूल। वेस्पर के 3 रूल क्या कहते हैं कि लोन पेयर अगर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा किसका, CH4 का, उससे कम NH3 का, उससे कम, अब उससे कम में 2 आ गए, H2O वाले और OF2 वाले, H2O एंड OF2। अब H2O OF2 दोनों में लोन पेयर 2 सेम सेम है। अगर लोन पेयर दोनों में सेम सेम है तो क्या चेक करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम की ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम, यानी कि OF2 का बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा हुआ, OH2 का, इससे कम OF2 का। और सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका होगा, PH3 का। किसका होगा सबसे कम बॉन्ड एंगल, PH3, क्योंकि PH3 नो हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल है। तो नो हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल सबसे कम और SP वाले का सबसे ज़्यादा, ये बात आपको याद रखनी है। अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें, उन क्वेश्चन को जरा करके बताओ। तो क्वेश्चन है हमारा पहला, NH3 H2O H2S PH3। पहला क्वेश्चन जरा लगाओ बेटा जी, बॉन्ड एंगल। दूसरा क्वेश्चन H2O H2S H2SC H2TE। तीसरा क्वेश्चन NH3 PH3 ASS3 BIS3। चौथा क्वेश्चन NO2+ NO2- NO3-। पांचवा क्वेश्चन CR3 नेगेटिव CH3 नेगेटिव CH3 पॉजिटिव CH3 रेडिकल, इसको छोड़ दो। छठा क्वेश्चन CH3 नेगेटिव CH3 पॉजिटिव CF3 रेडिकल। जरा बताओ उसमें इन सब में हाइब्रिडाइजेशन लगाओ, इन सब में किसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, लगाओ जरा। आई थिंक तुमने लगा लिया होगा पहले का। बताओ पहला क्वेश्चन कैसे डिस्कस करें। सबसे पहले इन सब की हाइब्रिडाइजेशन लिखो। NH3 की sp3 + 1 लोन पेयर, H2O का sp3 + 2 लोन पेयर,
H2S नो हाइब्रिडाइज, PH3 नो हाइब्रिडाइज, नो हाइब्रिडाइज, नो हाइब्रिडाइज। समझे? अब बताओ, अगर इन दोनों का NH3 और H2 का हाइब्रिडाइजेशन सेम, तो फिर क्या चेक करेंगे? NBPR। अब NBPR तो NH3H2 में होता नहीं है, तो फिर क्या चेक करेंगे? वेस्पर के 3 रूल। पहला रूल, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा। तो बॉन्ड लोन पेयर कम किसके ऊपर है? NH3 के ऊपर, यानी कि बॉन्ड एंगल NH3 का ज़्यादा। उसके बाद बॉन्ड एंगल किसका आएगा? H2O का। अब नो हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल का तो बॉन्ड एंगल सबसे कम होता है। अब इन दोनों में किसका ज़्यादा होगा बताओ? तो S के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, H के ऊपर 1 लोन पेयर होता है। तो वही वेस्पर के 3 रूल लगाओ फिर से। जिसके ऊपर लोन पेयर ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम, यानी कि PH3 का ज़्यादा और H2S का कम। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ ज़रा। H2O, H2S, H2SC, H2T। बताओ क्या सबकी हाइब्रिडाइजेशन सेम है? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है। H2O की sp3 है, बाकी सबकी H2O की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बाकी सब में नो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। नो नो नो। अब क्या करें? अब सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? तो आंसर H2O का होगा, क्योंकि नो हाइब्रिडाइजेशन वालों का तो सबसे कम होता है। अब नो हाइब्रिडाइजेशन वालों में सब नो नो आ गए। अगर सब नो नो आ गए तो फिर क्या चेक करते हैं? वेस्पर के 3 रूल। देखो, लोन पेयर सब पे सेम, ठीक है, सब पे सेम लोन पेयर। भाई पहला रूल होता है बॉन्ड एंगल इनवर्सली लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, तो लोन पेयर सब पे सेम। दूसरा रूल क्या है? हाइड्रोजन की यानी कि साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो सब में हाइड्रोजन सेम है, यानी कि साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो फिर तीसरा रूल क्या चेक करेंगे? तो तीसरा रूल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर की ज़्यादा, Fe की कम और T की सबसे कम। इनके ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो बताओ सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? H2S का, उससे कम H2SC का, उससे कम H2T का। आई थिंक तुम समझ गए होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे बढ़ रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी देख रहे हैं? सेंट्रल एटम की देख रहे हैं। किसकी देख रहे हैं भाई? सेंट्रल एटम की देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। NH3, PH3, ASH3, BH3। अब तुमने पढ़ा होगा इन ग्रुप ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम जितनी ज़्यादा, उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल। थर्ड रूल ऑफ वेस्पर। अब जरा इसको देखो, NO2 प्लस, NO2 माइनस, NO3 माइनस। इसमें बताओ, नाइट्रोजन है 1 2, इनके स्ट्रक्चर बना लो। तो NO2 प्लस ये हो गया, NO2 माइनस ये हो गया, NO3 माइनस ये हो गया, ठीक है। अब जरा मेरे को बताओ NO2 प्लस की हाइब्रिडाइजेशन sp, NO2 नेगेटिव की sp2 प्लस 1 लोन पेयर के साथ, NO3 माइनस की sp2। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन सेम। बताओ सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा NO2 प्लस का, क्योंकि उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है। उससे कम। अब दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम, NBPR दोनों में लगता नहीं है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो फिर हम क्या चेक करेंगे? फिर हम चेक करेंगे लोन पेयर। पहला रूल, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, स्पेस ज़्यादा तो उसकी बॉन्ड एंगल कम, बॉन्ड एंगल NO3 का ज़्यादा, उससे कम NO2 माइनस का। अब इसमें बताओ Cr3 नेगेटिव, CH3 नेगेटिव और CH3 पॉजिटिव, इन सब में हाइब्रिडाइजेशन बताओ। देखो Cr3 नेगेटिव का sp3 प्लस 1 लोन पेयर, CH3 नेगेटिव का sp3 प्लस 1 लोन पेयर, CH3 पॉजिटिव का sp2। समझ गए? देख लो भाई, Cr3 नेगेटिव ऐसा होता है,
ऐसा होता है Cr3 नेगेटिव। सही है, ये नेगेटिव फॉर्मूला है यहाँ पे, ठीक है। इसको तुम लोन पेयर के नीचे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे sp3 प्लस 1 लोन पेयर। तो बताओ इनमें हाइब्रिडाइजेशन सबसे ज़्यादा किसकी? आंसर sp2 वाले की। सबसे ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन CH3 प्लस की। अब इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम, Cr3 नेगेटिव और CH3 नेगेटिव में किसकी हाइब्रिडाइजेशन ज़्यादा? तो भाई हमें पता है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3। फिर ये देखो कार्बन सेकंड पीरियड का है, Cr3 नेगेटिव में कार्बन सेकंड पीरियड का है। R ग्रुप दिख रहा होगा तुम्हें, तो इसमें कौन सा फैक्टर लगा? NBPR। तो Cr3 नेगेटिव में कौन सा फैक्टर है? NBEPR, नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। Cr3 नेगेटिव में है तो उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। तो Cr3 नेगेटिव का आ गया, सबसे कम CH3 माइनस का। आई थिंक तुम समझ गए होंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन लिख दो बेटा, CH3 माइनस का, CH3 प्लस का, CF3 माइनस का रेडिकल का, बताओ। तो CH3 माइनस फिर से स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऐसा होता है CH3 प्लस, ऐसा होता है CF3 रेडिकल, ऐसा होता है, ठीक है। बताओ CH3 माइनस की sp3, CH3 प्लस की sp2 और CF3 रेडिकल की कौन सी होती है? आंसर sp3, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका है? CH3 प्लस का। उससे कम किसका होगा? अब CH3 माइनस और CF3 रेडिकल में किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा? तो देखो CH3 में तो लोन पेयर है, बताओ CH3 में क्या है? लोन पेयर। CH3 माइनस में लोन पेयर है और CF3 में रेडिकल है, तो रिपल्सन किसका ज़्यादा होता है? लोन पेयर का रिपल्सन ज़्यादा होता है, रेडिकल का ज़्यादा होता है। तुम कहोगे गुरुजी लोन पेयर का रिपल्सन ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है तो फिर किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा? CF3 रेडिकल का। और किसका कम? CH3 माइनस का। ये थी कुछ बॉन्ड एंगल लगाने के तरीके, कैसे करेक्ट बॉन्ड एंगल लगाएं, ठीक है। इसी तरह से और अच्छी वीडियो के लिए हमें फॉलो करें, ठीक है बेटा जी। ये बॉन्ड एंगल का जो मैंने तरीका तुम्हें बताया है ये हमेशा कामयाब है, चाहे तुम नीट के स्टूडेंट रहे हो, चाहे तुम IIT JEE एडवांस या JEE के स्टूडेंट हो, मेंस के स्टूडेंट हो, या किसी ओलंपियाड की तुम तैयारी कर रहे हो, उन सब के लिए तो ये जो तरीका मैंने बताया है बॉन्ड एंगल निकालने का, इट इज़ बेस्ट। ये बेस्ट तरीका है। कैसे निकालते हैं मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ लास्ट में आके। वैसे तो मैंने इतने सारे सवाल करवाए हैं, इतना सारा कुछ करवाया है, तो अभी तक तुम्हें आ गया होगा। भाई सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए तो NBPR देखते हैं, NBPR भी सेम हो जाए तो, NBPR नहीं लगे तो वेस्पर के 3 रूल, NBPR लग जाए तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज। NBPR किस में लगता है? तो sp3 वालों में लगता है, sp3 में किस में लगता है? सेकंड पीरियड वालों में लगता है, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।